नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू, आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो खालिस्तन इल्मी नौयत की होगी। सियासी प्रोग्राम तो हम करते रहते हैं, सियासत भी होगी, लेकिन आज हम कुछ जो चीज़ें हैं जो हमें आम लोगों को समझ नहीं आती, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो उस वाले से हमारा आज का जो पैनल है उसमें एक बहुत बड़े माहिर मुआशियात प्रोफेसर हैं, दानिश्वर हैं, फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, प्रोफेसर डॉक्टर वसीम सुबानी साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। शुक्रिया जनाब प्रोफेसर साहब, थैंक यू सर। तशरीफ लाए। हमारे साथ एक इंतहाई मोहतरम सीजन किस्म के सहाफ़ी तशरीफ़ रखते हैं। उनको सीनियर सहाफ़ी कहना या उनको सीनियर तज्जिया निगार कहना मेरा ख्याल है शायद दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि उनको सिर्फ सहाफ़ी भी कह दिया जाए तो सीनियरिटी उनके देखते ही सामने आ जाती है। मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, और हमारे साथ एक वेल कनेक्टेड मालूमात के, ख़बरों के जो सोर्सेज हैं उन तक रसाई रखने वाले, उनके साथ राब्ता रखने वाले कालम नवीस जनाब अहमद जवाद भट्ट साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आप सबका शुक्रिया। मियाँ सैफुर रहमान साहब जनाब, एक वक़ूआ हुआ लंदन में, हमारे साबका काज़ी उल क़ज़ा जिनको एक बहुत बड़ा एजाज़ बरतानिया की लीगल फ्रेटर्निटी ने दिया, तो वो उस इजलास में शिरकत करने के बाद जब वहाँ से वापस आने लगे तो एज यूजुअल पीटीआई के इंतशारी टोले ने, वैसे तो पूरी पीटीआई ही इंतशारी सियासत कर रही है, तो वहाँ पर जुल्फी बुखारी और मलाइका बुखारी की ज़ेरे क़यादत चंद शरारियों ने पाकिस्तान, यानी वो जो हमारे चीफ थे वो पाकिस्तान की सफारत खाने की गाड़ी पर सवार थे, उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की और गाड़ी को भी ज़दोकोब किया। तो हमारे सफारत खाने ने ऐलान किया है कि हम जो ये शरारी गिरोह है उस पर मुकदमा चलाएंगे और करेंगे, वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम अभी तक इस शरारी टोले को काबू नहीं कर सके, और शरारी टोले का जो चीफ है इमरान खान, साल से ज़्यादा हो गया, 9 मई का वक़ूआ हुए तो हम अभी तक उनका बाल भीगा नहीं कर सके। तो मुझे लगता है कि ये भी बयानबाजी है, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बड़ी उम्दा आपने बात की। इब्तदाइये में आपने तकरीबन वो सारा एनालिसिस दे ही दिया है। देखें, किसी भी एक सिचुएशन को इस तरह की जो आपके सोशो कल्चरल इथोस हैं, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, उसकी अक्कासी करे या उसके एक ग्रुप की अक्कासी करे, उस कल्चर की, उस सोसाइटी की, तो उसको टैकल करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो या तो आप उसको फोर्स स्टाल करें आने वाले वक्त से पहले, कि थोड़ा सा, जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि गवर्नेंस नाम होता है पेशबीनी का, पेशबंदी का। चले बहरहाल, अगर हमारे यहाँ इन एलिमेंट्स का फुकदान है, नॉर्मली गवर्नेंस हमारी स्पोरेडिक होती है बैजडी होती है। चले, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं, यानी कि हमने वक्त से पहले कुछ तदाबीर नहीं की होती। चले, वक्त के साथ बात कर आप चीजें जज भी नहीं कर पा रहे होते कि क्या चीज पनप रही है नीचे जेरे जमीन। तो बात का हमारे यहाँ कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं, जैसे हमारे यहाँ एक हीरो कल्चर, ग्लोरी कल्चर, एक नाराज ग्रुप हर सोसाइटी में मौजूद होता है, जो बाज़ औक़ात कुछ मंजिलों पे जाना चाहता है, वो मंजिल हासिल नहीं कर पाता, तो वो एक रिवेंजफुल, यानी एक उनका स्टैंड बन जाता है। उनको फिर अगर इस तरह की कोई पार्टी मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए, जैसे अभी आपने कहा पीटीआई, तो वो फिर उसके जरिए ना अपना वो सारा, अंग्रेजी में कहते हैं विकेरियस प्लेयर हासिल करते हैं, कि अगर किसी को कोई मौका मार रहा है तो वो हम बड़े खुश होते हैं। हाल के अंदर पहले नारे लगते थे ना, तो ये नारे वाली पार्टी है ना, वो हाल के अंदर नारे लगते थे। हीरो ने जब 2 मुक्के मारे, उनको तीसरा एक और मार, वो तो उसमें मजा आ रहा है कि मैं हीरो हूं और ये विलन है। ये दरअसल कैटेगरी कौन सी है? एक हैरिस नाम का
थिंकर हुआ है, उसने एक किताब लिखी थी आई एम ओके यू आर ओके। उसने कहा कि इंसानों की आपस में डीलिंग के 4 कैटेगरीज हैं, बाहर और सारी कैटेगरीज को छोड़े इसमें। उसने कहा बेस्ट आइडियल कैटेगरी है किसी अच्छी सोसाइटी की जो निशानदेही करती है कि आप सोचेंगे आई एम ओके यू आर ओके, यानी कि आप कहेंगे मैं भी अच्छा हूँ, हाँ जी और जीने दो, मैं भी अच्छा हूँ और आप भी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें वो अलग बात है कि वो पॉपुलर हैं। एक तो पॉपुलैरिटी बहुत बड़ा अजाब बन गया है, मकबूलियत का अजाब हमसे आज तक झेला नहीं जा रहा। वैसे मियां साहब जी, पॉपुलर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो मुफ्ती कवि भी पॉपुलर है, बड़े फिर वो नरगिस डांस करने वाली भी बड़ी पॉपुलर है। पॉपुलर। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि शाहरुख खान को इधर बुला लें, वो 8 करोड़ वोट ले जाएंगे। आप सलमान खान को बुला लें तो ग्लैमर में हम नको नक आए हुए। और पीर सिपाही जनरल जियाउल हक के दौर में भी पॉपुलर था, सड़कें बंद हो जाती थी। बिल्कुल, वो हमारे पॉपुलैरिटी कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज का बड़ा एक दिन देखा, आप भी उस दिन एक शादी की तकरीब में मौजूद थे, बड़ी दुनिया थी। तो एक बंदा, बल्कि आप भी शायद जोर लगा रहे थे, तुसी हाली मशहूर नहीं हुए ने। तो मैंने कहा यार बात सुनो, मशहूर होने में और रिस्पेक्टेबल होने में बड़ा फर्क है। तो मैंने कहा यार अल्लाह का फजल है, आगे 50 बंदे मुझे मिले हैं तो रिस्पेक्ट ज्यादा दी है, मशहूरी शायद मेरी इतनी नहीं जितनी मेरे साथ वो बैठे हुए की थी। वो हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा एक ज़ाबनाक सूरत हाल बन गई है। हम ये डॉक्टर उस्मानी साहब को ना इसलिए कर रहे हैं, जरूर उस्मानी साहब सर, ये यूथ की जो हमने जिस वाक़े का जिक्र किया है, ये अब एक रूटीन बन गई है। ये गंदगी जो है ये पाकिस्तान से निकलकर बाहर के मुमालिक में भी ये जो पीटीआई के लोग हैं, पहने तो उन्होंने सूट होते हैं, टाई बांधी होती है, लेकिन वो गंदगी और गलाजत का मुजाहरा करते हैं अपनी जुबान से भी और अपनी हरकतों से भी। क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। हमने बहुत सारी जो काम होते हैं उसको जो रिस्पॉन्ड करने का तरीकाकार है, शायद उसमें थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है हमें। मुझे याद है कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्टेबल जज साहब मोटरवे पे जा रहे थे, तो एक कोई और भी गाड़ी साथ थी, तो उस गाड़ी ने उसको इस तरह ओवरटेक किया एक या 2 दफ़ा कि जब वो आगे भेरा जाके रुके तो उसी वक्त कॉल हो गई और उस पूरे गाड़ी वालों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनको मिसाल इबरत बनाया गया और उसके बाद किसी की जरूरत नहीं हुई कि किसी जज की फैमिली को कोई उंगली भी उठा सके। अनफॉर्चुनेटली मौजूदा अदलिया में हम अपने चीफ जस्टिस को डिफेंड करने में नाकाम हो गए हैं। उसकी रीजन ये है, हमसे क्या मुराद है? हमसे मुराद है अदारे, गवर्नमेंट। ओके, ठीक। देखें, ये चीफ जस्टिस वो थे जो घर से पैदल आते थे, घर पैदल जाते थे, प्रोटोकॉल उनको पसंद नहीं था, गाड़ियां ब्लड प्रूफ उनको पसंद नहीं थी, वो लीनियट थे। अब अगर वो ऐसे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए तो उनसे डिफेंड करते। जो इस्लामाबाद बेकरी वाला वाकया हुआ था उसको मिसाल इबरत बनाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया ना, नहीं बनाया गया। और आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे दूं कि चीफ जस्टिस साहब वहां पहुंचते हैं और वहां वो जो लोग इंतशारी टोला जिनको आप कह रहे हैं, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड वो कब उतरेंगे। अच्छा, जब वो उतरे तो उनका टर्मिनल चेंज हो गया और वो प्रीवियस टर्मिनल पे खड़े रहे, फिर अंदर से उनको हिदायतें मिलते नहीं, वो इस टर्मिनल से उस टर्मिनल पे चले गए हैं। तो ये कौन लोग थे जो उनकी फील्डिंग लगा के खड़े थे? आपको पता नहीं ये फील्डिंग का लफ्ज कराची की एक पॉलिटिकल पार्टी लगाया करती थी। तो इसका मतलब अब बाकायदा उनको वॉच किया जा रहा था, उनको बुली करना है। और वो कि बहुत ज्यादा लोग नहीं है जिनको हम काबू नहीं कर सकते, गिनती के लोग हैं। अगर हमारे वजीर दाखिला साहब ने, नकवी साहब ने ये फरमाया है कि हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके पासपोर्ट कैंसिल करेंगे, उनके आईडी कार्ड कैंसिल करेंगे, वो होने चाहिए। अब ये बातें बातों से आगे निकल गई हैं। देखें ना, एक जैसे आप डिसीजन देखें, मुझे कोई उनका फैसला पसंद नहीं है, मैं यहां बैठ के बात कर सकता हूं, लेकिन उनकी फैमिली को बुली करना, उनको और किसी वाकया से जोड़ना, तो ये तो मेरा ख्याल है ज्यादती है। और ये हमारे माशरे की बड़ी बदनमा तस्वीर है जो वहां पर, जिसको हर मुमकिन, और ये चंद लोग हैं जिसको आपने कहा ना ये स्टूडेंट कैसे हो गए, सारे माजरत के साथ, मैं यूनिवर्सिटी में होता हूं, ऐसे स्टूडेंट नहीं है, ये आउटलायर्स हैं, दे आर फंडेड और उनका काम ही ये करना है। और अगर उनको, जैसे आपने कहा कि इबरत का निशान अगर बना दिया जाता, सबके लिए एग्जाम्पल हो जाती। इस्लाम में सर क्यों आता है कि फलां सजा है तो उसको कोड़े मारे जाएं, फलां तो उसको सरेआम सजा दी जाए, ताकि इबरत और मुआशरे में। इसमें मैं बात करूंगा जी आते हैं बट साहब, हुकूमत तो लगता है कि जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, मियां साहब ने भी कहा कि हम ये
इस इंतशारी टोले को लगाम डालने में नाकाम हो गए? पाशा साहब, किसी के साथ भी हरासमेंट का वाक़या पेश आए वो काबिल मजम्मत है, लेकिन अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। कादी साहब जज नहीं थे, फरीक थे। कादी साहब मुनसब नहीं, गासिब थे। कादी साहब ने जो फैसले दिए हैं वो मुतनाज़ा तरीन पाकिस्तान की तारीख में, मुबारक कादियानी देख ले, फैज़ाबाद धरना देख ले, PTI के देख ले, और इंसानी हकूक़ की लातदाद पटिशन पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के मामला हियरिंग उनकी देखता था, लेकिन वो मुतकब्बर जज थे। नहीं तो बट साहब उसका हाल ये है कि अब उनकी अम्बुलिंग करने नहीं सर, ये काबिल मजम्मत है, ये वाकया काबिल मजम्मत है। ये साकिब निसार साहब से ज्यादा मुतकब्बर हो सकते हैं कोई? नहीं, साकिब निसार साहब का भी मुतनाज़ा किरदार है। सर वो तो खड़े खड़े बंदे की बात ही नहीं सुनते साहब। चले आप पंजाब यूनिवर्सिटी के VC को क्या कहा जिक्रिया जाकिर साहब को, आप रिजाइन करें। उन्होंने कहा मैं दिल का मरीज हूं। उन्होंने कहा सो व्हाट, आप रिजाइन कर रहे हैं या मैं FIA बुलाऊं? तो उनको रिजाइन करना पड़ा। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं जिक्रिया और भी उन्होंने बहुत सारी की है, वो फिर करेंगे। किरदार भी ये बात नहीं सारी साकिब निसार साहब सर वो मुतनाज़ा तरीन थे। मुतनाज़ा देखें, बात ये है, एक सुन ले मेरी बात सर, PTI ने हर बंदे को मुतनाज़ा बनाया। यस, आर्मी चीफ हो जो उनकी सपोर्ट करता था, जब उसकी उस तरह सपोर्ट नहीं की अपने बाजवा साहब, तो वो मुतनाज़ा हो गए। फैज़ मीर साहब को मुतनाज़ा बना दिया, मौजूदा आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बना दिया, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना दिया। उन्हीं के बंदे थे, उन्हीं के बंदे थे, बट सब नहीं। सर ये सारे सियासतदानों ने इस तरह किया। बोलना बातें करनी है। जरदारी साहब ने क्या किया, हमारा मौजूद अल्ताफ साहब ने क्या किया, ये सब ने ये किया। बट सब नहीं सर, ये साकिब निसार, ये जो हमारे काजी फायज ईसा साहब हैं, इनमें 100 खामियां होंगी, 100 गलतियां होंगी, लेकिन उसके बावजूद जी वो बाकी जजों से, ये नासूरों से, ये जिस जज का इन्होंने जिक्र किया साकिब निसार साहब का, वो तो समझे जाते हैं साकिब नासूर। सर उनका किरदार मुतनाज़ा तरीन है, मैं खुद एक्सेप्ट नहीं। बट साहब मजा नहीं आ रहा बात का आपकी। सर ये इंतशारी टोले वाली आप बात कर रहे हैं। नहीं सर, इंतशारी टोले फायज ईसा के कई चीजों से इख्तलाफ किया जा सकता है सर, और जाहिर है जब फैसला आएगा सर तो वो एक फरीक का हक में होगा, एक के खिलाफ होगा सर। लेकिन एज ए होल जी काजी फायज ईसा साहब ने अपने मनसब को इज्जत दी, तौकीर दी, और वो एक अच्छे। भाई साहब एक क्वेश्चन है आपसे, जो 26 अमेंडमेंट हुई है, इसके होने के बाद क्या काजी साहब एक्सटेंशन ले सकते थे या 3 साल के लिए जज बन सकते थे अगर वो चाहते? हो सकता था। तो फिर उन्होंने खुद क्विट करना मुनासिब समझा, और उन्होंने पहले भी कह दिया, और उनसे पूछा भी गया, और उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी वक्त पे रिटायर हो जाऊंगा। तो सर इसमें अगर वो ऐसा होते तो ये काम ना होता। सिर्फ मैं जो समझता हूँ ना, काजी साहब जो सबसे बड़ी खराबी है वो लीनियट थे। वो दरगुजर करना है। ये कौम जो है ना, जब एक लेवल से ऊपर जाती है ना, तो जब तक इनको डंडा न दिया जाए ये काम ठीक नहीं होता। मैं एक दी चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ। ये निशाने इबरत वाली जो बात है, क्योंकि मैं 40 साल से जर्नलिज्म में हूँ जी, इसमें बहुत से वज़राए आज़म, वज़राए आला, जर्नैल वगैरह सबके साथ इंटरेक्शन हुआ, ट्रैवल किया, हर चीज क्लोजली बातें भी हुई। एक दो मरतबा मुझे याद पड़ता है कहीं पे रेप का कोई इंसिडेंट हुआ, कोई वज़ीर आज़म कौन थे उस वक्त, उनके साथ हम चले गए, वहां उन्होंने खड़े होकर कहा जी मैं क्या फिर किरदार तक पहुंचा दूंगा ये वो। तो मैंने वज़ीर आज़म से जाके अलहदा होकर कहा, मैं कहा जी आप तो कैफिर किरदार तक पहुंचा ही नहीं सकते, 14 दिन का रिमांड होता है। जिन्होंने कैफिर किरदार पर तक पहुंचाना है, वो जज साहिबान, वो वकला साहिबान, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम पकड़े वो 5 मिनट में रिहा हो जाएगा। अगर इत्तेफाक से वो वकील होगा तो वो रेप भी कर जाए, जो कत्ल भी कर जाए, वो तो 2 साल की बजाय 2 दिन में रिहा हो जाएगा। तो ये चीज, ये एक ट्रेंड आ रहा है। ये नहीं मैं कह रहा कि ये भी स्टेट फेलियर है, ये भी स्टेट फेलियर है कि आपके इदारों के अंदर वो जो तूफान खड़ा बदतमीजी का, आपस में लड़ाइयों का, उसमें आप कहते हैं ये ठीक है, भले वो रेप किया उसने कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इसको हराना है वज़ीर आज़म को, लिहाजा मैं इसको बरी कर देता हूँ। ये ट्रेंड बहुत चला है, बहुत ज्यादा चला है। और दूसरी बात जो आप तकब्बर की कर रहे हैं, मैं फिर को मुखातिब कर रहे हैं भट्ट साहब को, नहीं तकब्बर जजों की तकब्बर नहीं भट्ट साहब को, भट्ट साहब को जिक्र है, भट्ट साहब तुम ही ले लो।
ट्रैवल कर रहे थे जहाज में, चौधरी इफ्तिखार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका जिक्र नहीं हो रहा, साथ उनकी फैमिली, साथ कुछ ब्रदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, अच्छा, जजेस और वो सारे बैठे, फैमिली पीछे थी। एक हुक्म आया एक बंदे को जो मेरा बहुत करीबी अजीज है, मेरे घर का फर्द है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कि भाई ये तमाम जजेस को आप जाके कहें कि ये सब मेरी फैमिली आगे आएगी और पीछे बैठे। तकब्बर की ये लेवल था। वो बंदा चौधरी ने कहा जी, और वो बंदा मेरे घर का बंदा है। ओके, उसने मुझे भट्ट साहब जो है वो काजी, मैंने उसे कहा कि ये बात मुझे ना बताया करो, भट्ट साहब भूल गए, याद मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, और लीक हुई तो तू भी गया तो मैं भी गया, और वो चीफ जस्टिस थे। हुआ ये है कि वो कहता मैं तो कांपने लग पड़ा, तो मैंने जाके चीफ सेक्रेटरी भी ट्रैवल करते, तो मैंने कहा सर आप इसको टेकअप करें, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के कान में कैसे विस्पर करूं कि माय लॉर्ड आप पीछे आ जाए। तो उसने कहता चीफ सेक्रेटरी ने हिम्मत करके जाकर कहा कि माय लॉर्ड सर, जो भी 3-4 जजेस थे, सर वो चीफ साहब का हुक्म है आप पीछे आ जाए। कहते उन्होंने नाक मुंह बटाया बड़ा, लेकिन उठ गए। इसको तकब्बर कहते हैं। इस तरह के और वाकयात हैं, वो खबरदार सबसे बड़ा हथियार जो चीफ जस्टिस के पास था ना, वो सो मोटो था। सही, सो मोटो क्या था, ये इधर से सड़क क्यों गलत बन रही है, ये हॉस्पिटल आ जाओ, पेश हो जाओ, एक में लाइन कोई अदारा नहीं छोड़ा सो मोटो से। काजी साहब ने क्या कहा है, मैं सो मोटो के खिलाफ हूँ, एक नहीं लिया। तो ये तकब्बर ना होने की निशानी है कि सो मोटो नहीं लेना। वापस लो। नहीं सर, उनका अपना स्टैंड है, जी और जीने दो। उन्होंने जितने भी फैसले किए ना वो जाती इंतकाम भी किए, पॉलिटिकल मुबारक तो लेते कि बेकरी वाले वाकया में वो उसको कोलू बचा कर देते। रिव्यू हुआ है और वापस नहीं, रिव्यू अवामी रद्द अमल पे हुआ है, उलमा की राय को रद्द किया गया है। अच्छा, वो अभी भी वो अब आगे बढ़ते हैं। सुभानी साहब सर, तासुर ये है कि मईशत जो है हमारी तरक्की कर रही है, ठीक है, महंगाई नीचे आ रही है, डॉलर की कीमत मुस्तहकम है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं और खुशहाली की लहरें बहरें हो रही हैं। हमारा एक वज़ीर आज़म जो है वो कुछ को लिए, कभी सऊदी अरब, कभी यूएई, कभी कतर, और वहां से कुछ ना कुछ मिल रहा है, इमदाद की सूरत में, सरमायाकारी के वादों की सूरत में कुछ ना कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक मार्केट जो है वो मतलब आसमान की बुलंदियों पे, जैसे वो पुराना होता नहीं था, पतंग उड़ाते थे, तो वो बुल्ले की बात चली गई है। लेकिन वसीम साहब, ये सारी बातें होने के बावजूद आम आदमी की हालात ठीक नहीं है। तो जरा ये मखमसा बताएं कि एक तरफ खबरें आ रही हैं कि हर चीज ठीक हो रही है, स्टॉक मार्केट बुल्ले की हवा में चली गई है, बुला बुला बुला, लेकिन आम आदमी जो है वो बेचारा पिस रहा है। तो ये जरा हमारे नाजरीन को समझाइए कि हो क्या रहा है। सर, ये आम आदमी नहीं पिस रहा, जो मिडॉकर्स हैं, जो सफेद पोश हैं, वो बेचारे सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। ठीक है, अब हुआ ये है कि इसी तरह ही है कि पेशेंट है, आप उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो स्टार्ट में आप उसको थोड़ा स्टेबल करते हैं, ओके, ठीक है, उसको ड्रिप लगाते हैं, खून लगाते हैं, उसको विटामिन जो भी स्टेबल कर देते हैं, लेकिन बीमारी वहीं की वहीं होती है। तो आप कहना ये पाकिस्तानी इकोनॉमी स्टेबल हुई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ओके, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हुए हैं। स्टॉक मार्केट को जरा साइड पे करते हैं, वो अलग टॉपिक। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आया है, इन्फ्लेशन रेट नीचे आया है, लेकिन अब अगर आप जरा इकोनॉमी को ओवरऑल देखें ना, मैक्रो लेवल पे हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है, इंपोर्ट ड्रिवन है। सुभानी साहब जी, क्योंकि ये मौजू बहुत अहम है और आपकी हम चाहते हैं कि बात चले, तो एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। Sure. तो ब्रेक के बाद हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। नाज़रीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे में जाने से पहले प्रोफेसर डॉक्टर वसीम सुभानी साहब जो है हमें मईशत के इसरार और रमूज़ बता रहे थे, तो आइए हम अपनी गुफ्तगू का वहीं से आगाज़ करते हैं जहां हम छोड़ कर गए। जी डॉक्टर वसीम सुभानी साहब। अच्छा भाई साहब, मैं बात कर रहा था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत थोड़ी सी है। ओके, अच्छा, नंबर 1 जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो पेट्रोल है। ओके, अच्छा, जब भी पाकिस्तान से अब गैस के ज़खायर निकलेंगे या पेट्रोल निकलेगा, उसी वक्त उस इलाके के हालात खराब हो जाएंगे। हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही आपको बता रहा हूं, यानी जहां से पेट्रोल निकलने के बाद गैस निकलने के आएगी उस वहाँ इलाके के हालात खराब हो जाएंगे। ओके, इसलिए हम वहां से पेट्रोल, देखें, कोई ना कोई हादसा हो जाएगा,
कोई माड़ी गैस वालों का वो हेलीकॉप्टर गिर गया कहीं, जान के ऐसा किया जाता है। जहां से मादियात निकल रही है वहां अटैक हो रहे हैं, ताकि मादियात ना निकल सके, पेट्रोल ना निकल सके, हम इंपोर्ट बिल पे डिपेंड करते रहे। ओके, दूसरे नंबर पे हमारा ऑयल आता है जिसे एडिबल ऑयल कहते हैं, खाने का तेल, खाने का तेल, कुकिंग ऑयल। अब पाकिस्तान का ये इंपोर्ट बिल है 7-8 बिलियन डॉलर का इसके ऊपर है। अब आप ये देखिए कि मैं मलेशिया में, मेरी एजुकेशन मलेशिया से PhD की, तो ये एक दरख्त होता है पाम ऑयल, और ये लगाया जा सकता है। इसमें भी एक तो point पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है, वहां जो दलदली इलाका है जहां मुतदल मौसम रहता है, वो पूरी जगह पे लगाया जा सकता है। जैसा कि चकवाल में आपने ऑलिव का एक्सपेरिमेंट किया और सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया, तो हम ये भी नहीं कर सके। और तीसरा, आप चौथे नंबर पे आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये जो चाय की पत्ती है, बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन की तो ये पी जाते हैं, $3 बिलियन, $2 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं। और वो तो हमारी हर चीज, नहाने का साबन लिख लीजिए, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन, शैम्पू, ये दिस दैट, पानी देख ले, पानी हम मतलब, यानी इससे बड़ी जुल्म और ज्यादती क्या होगी कि जिस मुल्क में अफलास से, गुर्बत से लोग मर रहे हों और वहां कुत्ते और बिल्लियों की खुराक बाहर से इंपोर्ट होके आती हो। तो हमारा डिलेमा ये है कि हम बिजनेसमैन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उन चीजों को रिप्लेस नहीं कर रहे। देखिए, इंपोर्टेड गुड्स को गालियां देना, बाइकआउट करना, ये तो हमारी शिकस्त है। हम फलां का बाइकआउट कर दें, इस कोला का बाइकआउट कर दें, उस कोला का बाइकआउट कर दें, जब तक हम कंपीट नहीं करेंगे, एंटरप्रेन्योर नहीं लेके आएंगे, अपनी सनत खड़ी नहीं करेंगे। ये ट्रेड साइकिल का है ना एक फेज, कि आपने डिप्रेशन से रिसेशन की तरफ, उसकी रिवाइवल की तरफ कैसे जाना है, रिकवरी कैसे होनी है। तो हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल होनी चाहिए। अब सस्टेनेबल समझ लीजिए, हम 5.3 पे गए, 6 पे गए हमारी GDP ग्रोथ, और फिर हम माइनस में आ गए। अब हम फिर धक्का लगा के 2.5 तक जाना चाहते हैं। तो अगर 2.5 पे जाके नहीं रुके और वापस आ गए तो फिर क्या होगा? ये वो अंदेशे हैं, और इन देशों का जो सारा ताल्लुक है वो सस्टेनेबल ग्रोथ से है। और सस्टेनेबल ग्रोथ से है, और सस्टेनेबल ग्रोथ के 2 बहुत बड़े पॉइंट हैं, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक सिक्योरिटी। अगर ये मुल्क में इंतशार इसी तरह फैला रहेगा कि ये पार्टी, अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, हुकूमत गिरने वाली है, जैसा कि आपका इशारा उधर है, कोई भी हो, अगर ये ऐसा करेंगे कि अब ये चीफ चेंज हो जाएगा, फलां चेंज हो जाएगा, हुकूमत टॉपल हो जाएगी, गिर जाएगी, मार दो, घिराओ, जलाओ, सद नहीं होगी सस्टेनेबल ग्रोथ। और नंबर 2, ये सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान इस वक्त शदीद सिक्योरिटी थ्रेट में है, और वो हमारी पाकिस्तान आर्मी ही है। हर रोज जो शहादतें हो रही हैं, कल हमारे मेजर साहब शहीद हुए हैं, तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं रादर देन कि हम अप्रिशिएट करें। हमने ऐसे लौंडे लपाड़े पैदा कर लिए हैं जो टेलीविजन पे आके उनके खिलाफ या अपने वो व्लॉग बनाते हैं और उनके खिलाफ बकवास करते हैं। तो बात तो फिर वही हुई ना कि सर, काबू नहीं हम पा रहे। मैं किसी का नाम लिए बगैर कह रहा हूं कि अगर आपने इसको सस्टेन करना है, ग्रोथ को सस्टेन करना है, हर साल हम भीख नहीं मांग सकते, हर साल हम पैसे नहीं मांग सकते, हमें अपनी इकोनॉमी को रिवाइवल करना है। रिवाइवल करने के लिए 2 मेजर स्तून हैं जिस पे इकोनॉमी खड़ी हुई है। एक है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी बोलेंगे। अभी एक जिक्र हुआ, वैसे मैं आपका सवाल भी ले लूंगा, पाम ऑयल का, जैसे 6-7 अरब डॉलर का जो है, ये मुझे याद पड़ता है एक दफा गवर्नमेंट एक कंटेम्पलेट कर रही थी कि हम इससे निकल आए बाहर। ओके, आपको एक हैरान कुन बात बताऊं, एक अंदर की ब्रेकिंग न्यूज थी वो, जो उस वक्त मैंने शाये की थी, कि मलेशिया से एक बाकायदा मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन आया पाकिस्तान। ओके, कि भाइया ने काम ना करना, साड़ी तो मीशत बह जाएगी, यानी हमें रोकने के लिए। हाँ, में नंबर 1 पे मलेशिया नहीं है, नंबर 1 पे इंडोनेशिया। नहीं, उस वक्त वो 12 मलेशिया वाले आए थे यहाँ, उसमें इंडोनेशिया का शायद नहीं, मेरा ख्याल है कोई हो गया था इनका कोई सेटलमेंट, जहां तक मेरा ख्याल है। सेटलमेंट का मतलब यही है कि ये मान गए थे। ओके, तो ये इश्यूज हैं हमारे। एक मिनट मैं ये थोड़ी सी अर्ज कर दूं, हमारा जो बिजनेसमैन है ना, वो जो उसका इजी कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं आना चाहता। मुसीबत ये है, मतलब मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सोचता हूं ये ग्लास है, ये मैं पहले मैन्युफैक्चर करूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, रॉ मटेरियल मंगवाऊंगा, इंडस्ट्री लगेगी, लेबर आएगी, और फिर 36 महकमे आएंगे जो मुझे लूट खसूट करेंगे। ये रिश्वत, वो रिश्वत, कभी लेबर स्ट्राइक पे चली गई, कोई भी वो हकूक, कभी बिजली बंद हो रही है, और बिजली की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसमें एक मैं फैक्टर आपको बताना भूल गया, इकोनॉमिक रिवाइवल में
अगर आपने IPP से छुटकारा हासिल नहीं किया, अगले 10 साल इसी तरह ही रहेंगे। वो आपने लफ्ज सुना ना, कभी खुशी कभी गम, कभी ऐसा हो जाएगा कभी नीचे ऊपर। इसी तरह आप एक खास ब्रैकेट में ट्रैवल करते रहेंगे, उस ब्रैकेट को क्रॉस कर ही नहीं सकते अगर आपने IPP से छुटकारा हासिल नहीं किया। ये कैसे हो सकता है कि डिफेंस बजट है 2200 अरब रुपया, 2200 अरब, और ये जो IPPs है वो 2600 अरब है, और आप कह रहे हैं कि हम बाहर आ रहे हैं और वहीं के वहीं खड़े हैं। सर ये आपकी बेवकूफी है, इससे छुटकारा हासिल करना जरूरी है। मैं कम टू द पॉइंट। अब वो जो हमारा बिजनेसमैन है ना, वो सोचता है और स्ट्राइक करता है, बुलिंग होती है, सारा कुछ होता है, अल्टीमेटली उसको वाइंड अप करता है। चाइना फोन करता है गिलास कितने का है, वो कहता है 10 रुपए का, वो 12 रुपए बेची जा रहा है, प्रॉफिट जरूरत ही नहीं, उसको जरूरत नहीं है। बट साहब तो सर ये कल्चर चेंज नहीं होगा तो इकोनॉमी सर बिजली के भी रेट बहुत हैं जो प्रोफेसर साहब ने बहुत अर्ज की, उसके अलावा लेबर के हालात, टैक्सेस और हालात मैशत के अच्छे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का भी है, सियासी भी अदम इस्तेकाम चल रहा है और अदारे भी तामन नहीं कर रहे। बट साहब कुछ चंगी गल भी दस दियो सर, चंगी ये ते अल्लाह ताला इस मुल्क दी खैर करे। आखिर ते मतलब ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ आमीन ही अल्लाह ताला ही, ਅਸੀਂ फिर ना ही समझिए कि अल्लाह ताला के हवाले अगर करता है सारा कुछ, तो अल्लाह ने हमें क्यों फिर यहाँ पर पैदा किया? सर हमें सिर्फ मौज मेला करने के लिए बस सोचने समय। सर वो फिर वो एक दफा मैंने रेफरेंस दिया था एक प्रोग्राम में आपके साथ ही, वो क्रिस्टीना लैम्ब की बुक है वेटिंग फॉर अल्लाह, बड़ी मशहूर है। उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तानी कौम जो है ना, जैसे अभी आपने कहा कि हम क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करते, मिसाल इबरत क्यों नहीं बनाते, वी आर वेटिंग फॉर अल्लाह, कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज आ जाएगी तो हम इससे पुल आउट हो जाएंगे। तो सर जब तक हम खुद नहीं करेंगे, देखें ये कायनात की तख्लीक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तख्लीक की गई, और उनसे ज्यादा बरगजीदा हस्ती दुनिया में है ही नहीं, जो महबूब अल्लाह ताला के महबूब हैं, उनके जो मर्तबे हैं उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुसलसल जद्दोजहद रखी। उन्होंने ट्रैवलिंग की, जाई वालों से पत्थर खाए, आपने पेड़ पे पत्थर बांधे, दंदान मुबारक शहीद हुआ, खून निकला, इतनी स्ट्रगल की, सारी स्ट्रगल। अगर वो हमारे लिए वो मिसाल है, तो अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, बट साहब ने आपकी बात फिर रद्द कर दी है, लेकिन उस वक्त तक सर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सर मैं तो कह रहा हूँ मजमूई तौर पे स्ट्रगल करनी चाहिए। अल्लाह ताला तो वैसे ही वारिस है सब। बात यह है कि इस वक्त जो मामला बेहतर हो रहे हैं मईशत के, उस पर आप सर ये मीडिया में ही है, ग्राउंड पे तो कोई नहीं, गरीब रो रहा है, महंगाई, बिल बिजली के इतने आ रहे हैं। सर मैं ये बिल्कुल बजा कर, ये बिजली का बिल जो है ना इस वक्त कौम का, पूरे कौम का, देखें आपने एक लफ्ज सुना होगा कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना यही है इस वक्त। मियां साहब आपकी नहीं, यकीनन मैं समझता हूँ ये बहुत सारे इश्यूज हैं। देखें आप एक जिसे पंजाबी में कहते हैं कि जकड़बंद किस्म की, यानी स्टैग्नेशन की एक सूरत हाल है, इसमें से निकलना भी तो हमने है ना। मिसाल के तौर पे अगर भट्ट साहब या वसीम साहब या मैं, आप में से कोई प्राइम मिनिस्टर हो या हमारी एक टीम हो, हमने निकलना कैसे है, यानी उसमें प्रायोरिटाइज भी करना है, लोगों को बेनेवोलेंट इंटरवेंशन के साथ अगर आपको रिलीफ दे सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा जी 500 यूनिट से कम है तो हम ये करेंगे वो करेंगे रिलीफ नहीं, वैसे हुकूमत रिलीफ इस तरह के स्टॉप गैप अरेंजमेंट भी, हालांकि मैं समझता हूँ स्टॉप गैप अरेंजमेंट पायदार नहीं होते, लेकिन जो मैक्रो लेवल पे एक बहुत आगे जाके किसी प्रोजेक्ट ने अपना उसका इम्पैक्ट आना है पॉजिटिव, वो तो टाइम लगेगा ना। अगर आप कोई कारखाना लगाते हैं, कोई वैल्यू एडिशन का एक प्रोजेक्ट लगाते हैं, मिसाल के तौर पे ये जो लगे आपके प्लांट्स लगे थे बिजली के, हालांकि उन पे भी मुझे भी इतराज है, सबको इतराज है कि उन पे आप बहुत ज्यादा आप दे रहे हैं, उसके इंटरेस्ट दे रहे हैं, मार्कअप दे रहे हैं या रिटर्न ज्यादा है। लेकिन उसमें मैंने ऐसे देखा कि जैसे साहिवाल प्लांट या बाकी प्लांट्स में मैं गया, पाकिस्तानी इंजीनियर्स को वहां जॉब मिले। मेरा एक ऐसा दोस्त है जो बहुत बड़ा पीटीआई लवर है, जो इमरान खान की खातिर बम बांध के छलांग लगा सकता है। उसका बेटा क्या फेसबुक तक है नहीं, सामने हमने मुके भी जलाते हैं उनके नाम के। लेकिन मैंने कहा आपका बेटा कहाँ जॉब कर रहा है? जी साहिवाल कोल प्लांट में। मैं क्या वहां कितनी तनख्वाह है? अभी इब्तदा है उसकी, नौजवान की, BSc क्वालिफाइड इंजीनियर। उन्होंने कहा जी 3.5 लाख रुपया। मैं कहा यार पाकिस्तान में 3.5 लाख रुपया इब्तदा में मिल जाए आपको अपने करियर के, तो इट इज लाइक कि आप किसी बाहर के मुल्क में 2 मिलियन कमा रहे हैं अपने वतन में रह के। मैं कह रहा हूँ
तो ये है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं अगर एक्सपेंशन हो इसकी, जिसके काफी इम्कानात है, क्योंकि जतन कर रही है हुकूमत, ये आई भी इस गारंटी कमिटमेंट पे है कि जी हम टर्न अराउंड लाएंगे, और कमिटमेंट कुछ ऐसे लोगों से भी की गई जो इदारे चलते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट है तो एस्टेब्लिशमेंट जितनी मर्जी खुद कफील हो जाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो स्टेट अगर बिल्कुल कोलैप्स कर जाती इकोनॉमी, तो एस्टेब्लिशमेंट कहाँ रहेगी? अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, अगर दुनिया की इकोनॉमी को देखा जाए तो 4 हिस्सों में तकसीम होती है। एक होता है बूम, एक होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन से जब नीचे आते हैं रिसेशन कहते हैं, और अगर बूम से ऊपर जाते हैं तो रिकवरी है। ये मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। पाकिस्तान इस वक्त डिप्रेशन में खड़ा है, उसके जितने 16, 17, 20, 22 पॉइंट है ना, उनमें से 20-22 हम पे पूरे उतरते हैं। यानी डिप्रेशन में है, डिप्रेशन यानी इकोनॉमी डिप्रेशन में है, यानी हम नहीं है हमारी इकोनॉमी। लेकिन सर इस पे जो अगर आप थ्योरी या बुक्स उठा लें, उसमें लिखा होता है कि हम डिप्रेशन में गए कैसे, या कोई भी कौम डिप्रेशन में कैसे जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट जेनेरिक। बुक्स में पढ़िए डिप्रेशन में जाते कैसे हैं। उसके टॉप पे पता क्या है? सुपर पावर्स की लड़ाइयां, स्टॉप पे ये है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सुन लीजिए सर, और अभी भी उसी फेज में है हम। एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ चाइना है। कभी हम अमेरिकन को नाराज करते हैं, कभी चाइनीज को नाराज करते हैं, कभी वो प्रोजेक्ट रुक जाते हैं और कभी वहीं से हमारी इमदाद रुक जाती है। कभी IMF हमें आंखें दिखाता है, कभी चाइनीज काम रोक देते हैं। तो हम इस सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हमारी ये है, हम अभी तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये डिसाइड नहीं कर सकी कि हमने चाइनीज के साथ खुल के काम करना है या नहीं करना, और ये सिचुएशन से बाहर नहीं आ सके। नंबर 1। नंबर 2 वार, नंबर 3 टेररिज्म। आप जितने पॉइंट्स हैं वो पाकिस्तान में स्टिल प्रवेल कर रहे हैं। टेररिज्म था, है। अच्छा, फिर तीसरी है कि हमने सुपर पावर की लड़ाइयां खुद लड़ी हैं। अमेरिका की लड़ाई हमने अफगानिस्तान में लड़ी जहाद के नाम पर। सर ये तो पूरा एक टॉपिक है। उसके बाद की लड़ाइयां देख लीजिए, तो ये लड़ाइयों की हम सजा भुगत रहे हैं सर। अच्छा वसीम साहब, आपने बहुत प्यारी बात कही। हम क्योंकि प्रोग्राम की आखिर में जा रहे हैं, तो आपने कहा कि डिप्रेशन में इकोनॉमी, बिल्कुल, तो उसी की सपोर्ट में कल एक खबर आई है कि हमने बड़े पॉम्प एंड शो के साथ PIA की निजकारी का डोल डाला था। कितने बिलियन? मैं उधर ही आ रहा हूं। मिनिमम रखी थी प्राइस, हमने रखा कि 85 अरब रुपए प्लस मिनिमम बोली है। तो वो कितनी और पूरी मेहनत करने के बाद हम सिर्फ एक बिडर को ला सके, एक बोली देंदा आया, और हमने कल बहुत आला दर्जे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में। 1 अरब रुपया शायद उसमें लग गया हो, ठीक है। और कितनी बोली आई पता आपको? 10 अरब रुपए की। और ये वो इदारा है जिसके 152 अरब रुपए के असासे हैं। नाजरीन, PIA के 152 अरब रुपए के असासे हैं। ज्यादा के एक उनका रूजवेल्ट होटल $1 बिलियन का है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में, ठीक है, 152 अरब के असासे हैं, और उसकी बोली कितनी आई है? 10 अरब रुपए की, और एक बिडर आया है सिर्फ। और उस बिडर को कहा गया कि इसको बढ़ाओ, तो आधा घंटा दिया गया, रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा नहीं, उसने कहा 85 अरब रुपए मिनिमम आपने रखे हैं, इसमें तो नई एयरलाइन कायम हो जाती है। ये चीज इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान आपकी बात यहां से, जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो कितनी नेगेटिव है। सही सर, नहीं, मैं फिर डिसएग्री कर रहा हूं। इस नौबत तक हम आए क्यों कि हमने उसको बेचना है? क्या हमारे यहां कॉम्पिटेंट लोग खत्म हो गए हैं? मुसीबत यह है कि जब भी आप दूसरों को कहेंगे ना हमारे घर के मामला चलाएं, तो इसी तरह की ऑफर्स आएंगी। हम क्यों खुद नहीं उसको रिवाइवल की तरफ खुद क्यों नहीं लेके जा रहे? मियां साहब, हम कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही नहीं चाहते। हम चाह रहे हैं हमारा मुल्क चाइना या अमेरिका को दे दिया जाए, फलां चीज फलां को दे दिया जाए, फलां टर्की को दे दिया जाए, कूड़ा उठाने का ठेका टर्की को दे दिया, मेरा ज़ाती ख्याल है पानी साफ पानी का ठेका फलां मुल्क को दे दिया। आपने एक लफ्ज यूज किया था लीनियंट अबाउट चीफ जस्टिस साहब का, जो है ये हमारे यहाँ ना सेंस ऑफ अकोमोडेशन या कुछ थोड़ी सी एक दूसरे से लिहाज प्यार वाला, यानी स्टेट पॉलिसी बना के बीच में कॉम्प्रोमाइजेस जब करते हैं तो इसी तरह का, तो इस तरह का मामला होता है। तो मियां साहब कहना ये है कि नतीजा बताए ना कि कुछ नहीं हो सकता। नहीं, इसको नहीं हो सकता है, रिवाइव हो सकती है अगर स्टेट कॉम्प्रोमाइज करे ना कि जी ठीक है जो स्टाफ एफिशिएंट है वो रहेगा, जो नहीं है तो आउट।
अब ये है कि स्टाफ को ठीक है आपने बड़ा मेरे लिहाज साथ कर जो काम बाहर की कंपनी ने आके यही करना है ना, तो हम खुद क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने भी तो करना है ना, हम कहें जनाब तुसी बड़ा काम कर लिया है, लेकिन आपकी बात बड़ी होती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे छोटे होते थे तो बल्दिया सड़कों की, गलियों मोहल्लों की, नालियों की लाहौर सफाई की म्युनिसिपल जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन, थी। 2 टाइम पानी का छिड़काव होता था, जी, नाली बिल्कुल। साफ होती थी, और मुझे अभी तक वो मोहल्ले की सड़क से, गली से जिस वक्त वो छिड़काव किया जाता खुशबू था आती थी। तो खुशबू जो आती मिट्टी थी की वो अब तक मेरी नफ्सियात में शामिल है। और उस खुशबू की वजह से एक अपनी जमीन के साथ एक जुड़त का एहसास पैदा होता था। तो आपने बड़ी सही बात की कि हमने अपने इदारों को बेहतर बनाने की बजाय देना मुनासिब हमने उनको बेचना मुनासिब समझ कर लिया। सर, अल्लाह ताला जब किसी कौम पे मेहरबान होता है ना, जी। उसमें बड़े लोग पैदा करता है और वो दूसरी कौमों से इंस्पायर नहीं होते। और जब अल्लाह ताला हमसे नाराज होता है और जब हमने उस सर्कल से बाहर नहीं आना होता, हम दूसरी कौमों से मरूब होते हैं और हम चाहते हैं कि वो सिस्टम लाया जाए, वो लोग लाया जाए, वो लोग चलाएं, और हम सिर्फ हाथ पे हाथ रख ये वही क्रिस्टीना लैम्ब वाली बात है। क्रिस्टीना लैम्ब वाली बात हाँ। है। तो बेसिकली हमारी इकोनॉमी अभी स्टैग्नेट है, मूवमेंट है, इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ऐसी मूवमेंट नहीं है कि हम ढोल बजाना शुरू कर देंगे और मंजिल मकसूद पर पहुंच साहब की तो बातें ये प्रोफेसर साहब ने तो परेशान कर दिया। भट्ट साहब ने तो आपको रियलिटी बतानी है, वो वाली जो अंदर की खबर है। जी सर, मईशत का वही है जो आप नाजुक हालात, मुल्क 75 सालों से नाजुक हालात से गुजर रहे बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। बल्कि नाजुक तरीन है। नाजुक तरीन है। अल्लाह ताला ही कुछ कर सकता है, लेकिन जब तक हम मुल्क के लिए सब इकट्ठे नहीं ना होंगे स्टेक होल्डर, yes. उतनी देर तक मुल्क का कुछ भी बिल्कुल, बहुत बड़ी। सर, एक बात मुझे याद है, डॉक्टर शाहिद मनीर साहब आप जानते हैं, जी, मेरे जी, cousin हैं, ITC तो के चेयरमैन रहे हैं आजकल, हमारी ठीक है। डिस्कशन हो रही थी एक दिन किसी पॉलिसी पे। तो मुझे उस वक्त ना ये क्राइसिस था, एनर्जी क्राइसिस था, 2012 की शायद बात है, 13 की। तो मुझे कहते यार, जिस दिन हम सब बैठ के इस पे इकट्ठे हो गए और हम 3 दिन एक कमरे में बंद हो गए और उसमें सारे स्टेक होल्डर आ गए, आज हमने फैसला करके उठना है तो ये हो जाएगा। मैं हंसना शुरू हो गया, मैं कभी इकट्ठे नहीं होंगे सर। एस्टैब्लिशमेंट करेगी। एक अनफॉर्चुनेटली वो एपीएस का वाकया हो गया सर। जैसे ही वाकया हुआ, सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे हुए और हमने एक पॉलिसी बनाई, हमने एक कामयाब ऑपरेशन किया और ऐसी तैसी फेर के रख दी। मैं भट्ट साहब की बात से 100% एग्री करता हूं। कोई भी ले लीजिए, वो एजुकेशन है, एनर्जी है, कोई भी है, सारे स्टेक होल्डर को इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये सियासी पार्टियों को, ये सिर्फ मुल्क के लिए, मुल्क के लिए ये जो रुझान है ना, मुल्क है, सब फलां पार्टी को हमने लेट डाउन करना है, फलां को लेट डाउन करना है, भाई अपनी अपनी डोमेन में रह के खेलिए। अच्छा, वैसे प्रोफेसर साहब सच्ची बात करें आप, मैं ये इस बात का दाई हूं, बताएं कौन कौमी इत्तेहाद को रोक रहा है, कौन इकट्ठा बैठने का रजामंद नहीं है? सच्ची बात करें, जेनेरिक बात ना करें, बताएं कौम को। मुल्क दुश्मन सर हुकूमत है, कौन है बताएं आप। नहीं, मुल्क कौन है? सर, नाम का नहीं पता सर। मेरा जो काम है वो पॉलिटिक्स का नहीं है, लेकिन मैं अगर फर्ज करें मेरी अपनी जात के लिए बात करते हैं तो मैं हर उस बंदे के लिए बैठने के लिए तैयार होता हूं जो मुल्क की बात करता है। नाज़रीन, ये कभी सच्ची बात नहीं करेंगे। इस वक्त कौमी यकजहती की रास्ते में अगर कोई रुकावट है फर्द तो वो इमरान खान है, और अगर कोई सियासी जमात इकट्ठा होने से रोक रही है कौम को तो वो पीटीआई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियां सैफुर रहमान साहब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर वसीम सुबानी साहब और जनाब अहमद जवाद भट्ट साहब, आपकी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।